देखना आ गए सकते रिकॉर्डिंग के, अगर नहीं आया तो बता दो। हाँ हाँ भैया हो रही है। अगर मैंने रिकॉर्ड तो स्टार्ट कर ही लिया। अच्छा, एम्प्लॉय नेम, अब यहाँ पे क्या है, 5 करेक्टर या 5 करेक्टर से ज़्यादा। ठीक है, तो इसका क्या है, ये एक्सेल से लेते हैं। यहाँ पे ऑल डीएल प्रेस करा, डेटा वैलिडेशन में आ गए, अलाउ, हमने कहा इसमें टेक्स्ट लेंथ जो है या फिर इसमें ऐसे लेते हैं, कस्टम ले लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट लेंथ क्या होगी इसकी, लेंथ जो है इस वाले की वो ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए 5, यही कंडीशन बोल रहे हैं हम। इसको कॉपी कर लिया, क्लिक करा यहाँ पे ऑल डीएल कस्टम, फॉर्मूला दिया, ओके करा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देते हैं 4 करेक्टर का नाम दिया तो ये मना कर रहा है। ठीक है, 5 करेक्टर का नाम देते हैं इसको, आराम से ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 5 करेक्टर, एम्प्लॉय आईडी तो सिर्फ 5 करेक्टर के ही इक्वल होनी चाहिए। इसके लिए क्या कंडीशन देते हैं हम, अगेन लेंथ जो है इसकी किसके इक्वल होनी चाहिए, 5 के। ठीक है, तो ये हमने कॉपी करा, यहाँ पे गए ऑल डीएल कस्टम फॉर्मूला, ओके। तो अगर 2 करेक्टर की एम्प्लॉय आईडी थी मना कर दिया, 1 2 3 4 5 6 की थी तो भी मना कर दिया, और अगर सिर्फ 5 की थी तो एक्सेप्ट कर लेगा। सेल नंबर 10 करेक्टर के, लेंथ ऑफ दिस इक्वल टू 10, और वो भी किस में होना चाहिए, नंबर्स में। अभी तो ये 10 ले रहा है, हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मना कर देगा, मना करना चाहिए था इसको तो। हमने यहाँ पे कंडीशन दी है, अभी तो दी नहीं है, तो फॉर्मूला दे दिया, कंडीशन दी नहीं है, फॉर्मूला लिया, कंडीशन दे रहे हैं यहाँ पे। अब पहले इतना समझते हैं ये क्या है, 9 तक देखें एंटर करेंगे तो मना करेगा क्योंकि 10 करेक्टर की कंडीशन दी है हमने, तो हमने इसको यहाँ पे दे दिया 0, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बट एक कंडीशन और देना चाहते हैं, ये फोन नंबर में कोई ए फॉर एप्पल तो नहीं होगा। ठीक है, एंटर कर रहे हैं तो तब भी ले रहा है, तो उसके लिए हमने लिखा है इक्वल टू 10 करेक्टर, बट वो सारे नंबर्स में होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हमारी इक्वल होनी चाहिए, कौन कौन सी, एंड पहली कंडीशन तो ये ट्रू होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए इस नंबर तो दूसरी कंडीशन नंबर और पहली कंडीशन 10, ये जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये ओके होगा। तो ये हमने लिया, कॉपी करा, गए इस पे, वापस का कंडीशन चेंज करा, ओके कर दिया। अब देखो, अब एंटर करूँगा तो मना कर देगा, अब इसको नंबर से ही चाहिए। ठीक है, तो ही ये लेगा वरना नहीं लेगा।
ठीक है, एड्रेस मोर देन 5 करेक्टर, तो लेंथ ऑफ इस वाले सेल की ग्रेटर देन 5, ये लिखा हुआ हमने मोर देन 5 करेक्टर, ग्रेटर देन 5 लिखा है। ये कॉपी करा हमने कंडीशन, यहाँ पे गए कस्टम में गए, यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया, यहाँ पे दे दिया ठीक है। तो मेन है पार्ट ये तो दोनों आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझाया है, ठीक है। अब तो जब भैया ये, हेलो भैया, बोलो बोलो, अच्छा ये जो एड्रेस है इसमें अगर वो न्यूमेरिक जो नंबर है होगा वो तो लेगा या नहीं लेगा, वो भी सिर्फ करेक्टर ही लेगा सिर्फ? एड्रेस तो अल्फा न्यूमेरिक होता है ना, जैसे हाउस नंबर, जैसे हाउस नंबर, हाँ जैसे 14 हो गया 2, हाँ इस तरीके से। ठीक है। तो ये पूरा लेगा, क्योंकि हमने इसको सिर्फ कंडीशन ये दी है कि ग्रेटर देन 5 हो, इसको अल्फा न्यूमेरिक कोई कंडीशन दी नहीं हमने, ठीक है। अगर सिर्फ ये लिख देता है कि भाई इतना लिख देगा, तो वो मैसेज देगा कि भाई ये तो इतना कोई एड्रेस नहीं है, कम से कम 5 करेक्टर का तो एड्रेस लिखो, ठीक है। ठीक है भैया। डेवलपर पे गए, डिजाइन मोड पे वापस क्लिक करा, क्लियर पे गए, यहाँ पे हमने देखा सिर्फ इतना लिखने से क्या हो रहा था, वैल्यू ब्लैंक हो रही थी। जब हम इसको क्लियर कर रहे हैं तो ये वापस क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज दे रहे हैं, अच्छा कुछ भी तो दे ही नहीं सकते, अब कंडीशन लगा दी है पूरी, अपना नाम लिख देते हैं, आईडी डाल देते हैं, फ़ोन नंबर लिख देते हैं, एड्रेस दे देते हैं, ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्लियर पे और क्या करें ये क्लियर हो सके, देखो ये कोड तो यही रहेगा, एक यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियर, और एक लिख सकते हैं क्लियर कंटेंट्स। क्लियर में क्या करेगा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट बनाता हूँ, मैं इसको कमेंट बनाया, इनको कुछ फॉर्मेट किया, ठीक है। अब ये क्लियर है, अब मैं क्लियर पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको पूरा पाथ देते हैं, मर्ज सेल पे वो नहीं चल रहा, मर्ज सेल B4 से B7, क्लियर जो है आपका मना कर रहा है कि जो मर्ज सेल है ना ये इस पे वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। बेसिकली क्लियर का फंडा देखना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे यहाँ पे कि क्लियर क्या करता है, एक रेंज ले लेता हूँ यहाँ पे वैसे ही, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये टेम्परेरी, ये मर्ज सेल तो है नहीं,
ठीक है, हम्म, यहाँ पे एक वैसे दिखाता हूँ, थोड़ी देर के लिए इस लाइन को लिख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, E4, E4 से E7। अब इसको करते हैं, E4 से E7 इसने क्लियर कर दी। क्या कर दिया, पूरा क्लियर कर दिया। देख रहे हो, कलर, टेक्स्ट पूरा क्लियर कर दिया इसने। तो क्लियर क्या करता है, पूरा सेल जो होता है वो क्लियर करता है आपका। ठीक है, ये क्या है, ऑल ऑल क्लियर। क्लियर। ठीक है, ये तब यूज करा जाता है। और अगर सिर्फ इतना लिखते हैं B4 से, ये देखते हैं इस पे, ये भी मर्ज सेल पे नहीं चल रहा, इसके लिए तो वैल्यू वाले सही था। इसको भी थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, रेंज जो है इसकी E4 से समझाने के पर्पज से E7 करते हैं। यहाँ पे कुछ दे देते हैं इसको, ठीक है। अब क्लियर कंटेंट से क्या समझ रहे हो, यहाँ पे क्लियर कंटेंट से मतलब क्या है, जो उसके अंदर के कंटेंट है सिर्फ वही क्लियर हो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब देख रहे हो, ये सिर्फ क्लियर कंटेंट हुआ है, सेल का फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग कुछ क्लियर नहीं हो। तो क्लियर कंटेंट क्या करेगा, आपके सिर्फ कंटेंट्स क्लियर करेगा। सर क्लियर फॉर्मेट के लिए भी तो कुछ होगा। क्लियर फॉर्मेट के लिए भी है, ठीक है। जो आपने बोला है डिक्टो वही है। इसको पूरा E4 क्लियर फॉर्मेट, क्लियर हाइपरलिंक, क्लियर नोट, क्लियर आउटलाइन, ठीक, ये सारे ही है हमारे पास। ओके सर। फॉर्मेट क्या करेगा, जो फॉर्मेट है, अब आप चाहते हो सिर्फ टेक्स्ट रहे यहाँ पे, सिर्फ फॉर्मेट हट जाए, तो ये वाली लाइन आपकी वहां पे यूज होगी। ठीक है, तो ओके सर। जब सेल मर्ज नहीं है तब तो ये चल रहे हैं, जब सेल मर्ज है तब हम क्या यूज कर रहे हैं, रेंज जो भी है आपका, उसकी जो वैल्यू वो क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। ब्लैंक के लिए ये यूज करते हैं ना, ब्लैंक एक हमारा ऐसे यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये देखा कि क्लियर के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, मतलब ऑल क्लियर नहीं, समझ में आ गया यहाँ तक। यस सर। ठीक है जी, अब यहाँ तक तो ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था, ये देख छोटा सा पार्ट है उसका, जब सबमिट पे क्लिक करा जाए तो ये कहाँ पे चला जाए, इधर आ जाए। अभी तो नहीं आ रहा, अभी तो दीवार पे सिर्फ स्विच लगाया है, अभी पंखा तो चालू करा ही नहीं है इधर। ठीक है, अब ये वैल्यू उठ के कहाँ पे जानी है, इधर जानी है। अब ये देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। डेवलपर पे गए, डिज़ाइन मोड पे गए, डबल क्लिक करा, ये आ गया इसका। अब यहाँ पे लिख दिया एक कॉल सबमिट, कुछ भी नाम दे सकते हो। कॉल सबमिट क्यों दिया, ये कॉल करेगा सबमिट फंक्शन को। और सबमिट फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होगा, एक नया यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, सबमिट। ठीक है, इसके अंदर लिखा जाएगा। अब इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, जो ये वैल्यू है, जो भी वैल्यू कहाँ पे, रेंज B4 की जो वैल्यू है,
कौन सी शीट की? अब देखो 2 शीटें हैं तो उसमें लिखना पड़ेगा कौन सी शीट की। अच्छा, शीट के ऊपर भी वर्क करेंगे, शीट को भी 3 टाइप से कॉल करा जाता है। अभी फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इसकी प्रॉपर्टी नेम से कॉल कराएंगे। एंड ये ना एग्जांपल एक्सेल अप, ये तो हमने दिया है, बट सिस्टम ने जब ये आई थी शीट तो क्या नाम दिया था, शीट 3, ठीक है। और जो डेटाबेस है जब वो हमने एंटर करा था उसका नाम क्या दिया था सिस्टम ने, शीट 4। और तो अभी हम क्या करेंगे, जो सिस्टम ने इनको नाम दिया उस नाम से इनको कॉल करेंगे, उस नाम से इनको कोड करेंगे। तो शीट 3 की मतलब जिसमें हम डेटा लिख रहे हैं, डॉट रेंज, जो शीट 3 की जो रेंज है कौन सी वाली, पहले एक रेंज पकड़ो, कौन सी, B4। B4 की जो वैल्यू है वो किधर भेजना चाहते हैं हम, इस वाले में, यहाँ पे नेम तो यहाँ पे भेजना चाह रहे हैं ना। अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कौन सा, शीट 4 डॉट रेंज A2 डॉट वैल्यू इक्वल टू ये, कि भाई जो शीट 3 की रेंज B4 की जो वैल्यू है वो किधर चली जाए, इधर चली जाए, ये तो लिखना चाह रहे हैं हम। ये लाइन क्लियर है? इस लाइन में किसी को डाउट है? और ऐसे ही जो इसकी B2 की जो वैल्यू होगी, B2 मतलब एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू, वो कहाँ से आ रही है, B5 से। ठीक है, कितनी वैल्यू, 4 है ना, 4 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 3 4। अब इस वाले की बात करें तो शीट का इसका C2 की वैल्यू, और फिर ये B2 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू जा रही है, B, और ये 4 5, ये 6 और ये 7। इस लाइन में यहाँ तक कोई गड़बड़ कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ ऐसा? अभी छोटा सा बना है, अभी इसको डायनामिक भी करना है, अभी तो स्टैटिक है। इसको कंपाइल कर लिया, एंटर करा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। ये यहाँ पे लिखी वैल्यू, सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं, अभी डेवलपर हटाया, सबमिट पे क्लिक करा तो ये कहाँ पे चला गया, इधर चला गया। ठीक है, एक मैसेज बॉक्स भी देते हैं, पता चल जाए भाई हमने क्लिक कर दिया, एक मैसेज बॉक्स भी देते हैं। जब सबमिट पे क्लिक हो रहा है उसके बाद हमने लिख दिया मैसेज बॉक्स डन। क्लिक करा, डन लिखा आ गया, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अभी तो हमने स्टैटिक बनाया, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहुल, सबमिट, डन, तो अभी क्या कर रहा है वो, गगन का नाम ही ओवरराइड कर रहा है, अभी तो यही वैल्यू चल रही है। वहाँ पे पर्टिकुलर ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू उठे और कहाँ पे चला जाए, यहाँ पे। बट अब इसको हमने जैसे एंड एक्सेल से डायनामिक करा था ना, वैसे इसको डायनामिक करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है हमें, जो वैल्यू उठ रही है वो तो चेंज नहीं करनी, वो तो वहीं से आएंगी, ये तो सारी भाई है तो ये यहीं पे। बट जहाँ पे पेस्ट हो रही है, जहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, वो वैल्यू डायनेमिक करनी है। तो यहाँ पे भी एक हमें अगेन आई लेना पड़ेगा। आई की वैल्यू क्या होगी, डेटाबेस वाली शीट पे जाते हैं, जब 2 शीटों में या 2 से ज़्यादा शीटों में काम कर रहे हैं तो स्पेसिफिक देना पड़ता है कि कौन सी शीट पे आप काम कर रहे हो।
हम इसको दे रहे हैं आई की वैल्यू क्या दे रहे हैं, शीट 4, 4 मतलब डेटाबेस के नाम का है, डॉट रेंज ए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10,48,576, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ रोज डॉट काउंट। याद है ये डिफाइन करा था मैंने, रोज डॉट काउंट क्या करा था, 10,48,576 लिख आ रहा था, ठीक है। बट रोज डॉट काउंट यूज करते हैं, करना चाहिए, क्यों, अगर यही वर्जन आपका 2003 में यूज कर लिया किसी ने यही कोडिंग, तो 10,48,576 यूज नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि 2003 वाले वर्जन में किसी के पास हो, अगर वैसे तो अब नहीं होगा, बट वहाँ पे 66,000 समथिंग रोज होती थी, ठीक है। तो वहाँ पे तो 10 लाख है नहीं रो, तो वहाँ पे ये मैक्रो आपका फेल हो जाएगा। इसलिए रोज डॉट काउंट लिखते हैं कि जितनी भी रो हो, चाहे 2 रो हो, चाहे 10 रो हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, वो सारा वर्क कर लेगा। तो शीट 4 डॉट रेंज ए रोज डॉट काउंट डॉट एंड नीचे तक गया, और फिर क्या करा, एक्सेल अप, एक्सेल अप पे आया, और जो भी रो नंबर मिला उससे अगले वाले में हमें वैल्यू डालनी है, तो वो हमारा आई में आ जाएगा कि कौन सी रो नंबर में डालनी है। जैसे अब लिखा ना 2, 2 की जगह बस हमें क्या करना है, आई, जो आई की वैल्यू है वहां पे वैल्यू जाए, तो B2 की जगह बी आई, C2 की जगह जो सी भी वैल्यू आएगी आई की, तो 2 नंबर आए चाहे 10 नंबर आए, तो वही आएगी जो लेटेस्ट होगी। अब ये क्या बन गया आपका, डायनेमिक, ठीक है। इसको चलाते हैं पहले। ठीक है, क्लियर करा, वापस नाम दिया, अगर ऐसे में सर मुझे डुप्लीकेट वैल्यू पे रोक लगानी है तो कैसे लगाएंगे फिर यहाँ पे? यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे ना, यस सर। अभी बता तो दूंगा, बट मान ली थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। देखो वैसे मैं थोड़ा लॉजिक देता हूँ अगर तुम्हारा क्वेश्चन है तो, क्योंकि सारी चीजें आगे सीखेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं। यहाँ पे लॉजिक क्या बनेगा, एक टेस्ट होगा, इफ एंड एल्स में ना एक टेस्ट होगा, अगर ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, यानी मैच फंक्शन लगाएंगे, अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो वो उसको एक मैसेज दे देगा कि जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है वो ऑलरेडी यहाँ पे एंटर्ड है, और इसके प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो वो इफ और एल्स, अभी जो डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग लूपिंग वो अभी हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। जिनको वीबी आता ही नहीं होगा ना उनके लिए बड़ा टिपिकल हो जाएगा इस समय समझना, ओके सर। ठीक है। तो जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तब ये सारे क्वेश्चन उसमें चले जाएंगे, और तुम ओके सर। पर्सनली अपना करके देखना, अगर नहीं होता मुझे बताना, ठीक है। ठीक ठीक। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया जो भी समझाया ये, यस सर। ठीक है। एक बार करके देखना पड़ेगा वैसे। नहीं देखो इसके अंदर हमने कुछ खास ऐसा नहीं करा, इसके अंदर कॉन्सेप्ट देखो, ये एक्सेल का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, एक छोटा सा 4-5 लाइन का प्रोग्राम हो गया। कितनी लाइन का प्रोग्राम है, 4, और ये 5 यही है, बाकी तो मैसेज बॉक्स है।
ठीक है, बस हमने ये करा है कि ये देखा है कि दो शीटों पे कैसे वर्क कर रहे हैं। एक्सेल अब तो आपको पहली शीट में समझा दिया था एक्सेल अब क्या करता है। ठीक है, अभी तो हमने वर्कबुक पे मूव भी नहीं करा कि दूसरी वर्कबुक पे कैसे वर्क करते हैं, नहीं वो नहीं दिखा रहा अभी। ठीक है, अभी तो सिर्फ शीट पे वर्क दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, क्लियर ठीक कट है पूरा सर। बता दिए कि कैसे होता है। तो इतना कुछ हैवी नहीं है, थोड़ा आराम से समझोगे, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है। और जैसे जैसे मतलब क्वेश्चन होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे अच्छा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके होते जाएंगे उतना ज़्यादा हम इसको और ज़्यादा ऑप्टिमम लेवल पे लेके चलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ नया क्वेश्चन लेते हैं, नया टॉपिक, सॉरी। ये हमने देखा एक्सेल अप का। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे वाला, एक्सेल डाउन का देख लेते हैं। अप का देखा ना, अब डाउन का देखते हैं। यहाँ पे देते हैं यही डेटाबेस रखते हैं। यहाँ पे एक बटन बनाते हैं एक्सेल डाउन, और उसको यहाँ पे फैच कराते हैं। देखो एक्सेल अप का एक बेनिफिट देखो, और एक्सेल डाउन का एक लॉस नेगेटिव पॉइंट देखते हैं पहले। बेनिफिट क्या है, जब डेटाबेस में कभी कुछ स्पेस आ जाता है, यहाँ पे हमने एक लाइन दे दी, तो नेक्स्ट वैल्यू कहाँ से चालू होनी चाहिए, यहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से होनी चाहिए नेक्स्ट वैल्यू चालू। तो ये अब क्या करेगा, एक्सेल अप जो है ये यहाँ पे वैल्यू दे रहा है। ठीक है, जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी उसके नीचे वैल्यू, यही एक्सेल अप का बेनिफिट है, इसलिए एक्सेल अप सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। बट एक्सेल डाउन में क्या होगा, अब एक्सेल डाउन के लिए एक डेटाबेस बना दिया हमने, सेम डेटाबेस ले लेते हैं। मान लो कि कोई डेटाबेस है, उसमें ये वैल्यूज हैं। 99% एक्सेल अप यूज होता है, बाकी सब 1% यूज होते हैं, बट होते हैं। ठीक है, पता होने चाहिए कि क्या क्या काम करते हैं, क्योंकि मैक्रो की दुनिया में ना कौन से फंक्शन का क्या काम कब तुम्हें पड़ जाए तुम्हें खुद नहीं पता होगा, बट अगर तुम्हारे को नॉलेज होगी कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो तुम उसको समझ लोगे कि हाँ भाई यहाँ पे ये हो सकता है, तो ये हमें करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, एक्सेल डाउन, एंड एक्सेल डाउन। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि डाउन का एग्जांपल क्या होता है। ये वही सबमिट, सबमिट का ये बटन है, बट एक्सेल डाउन से कराएंगे हम इसको। ठीक है, क्लिक करा, यहाँ पे आ गया कर्सर, इस पर हमने लिख दिया कॉल एक्सेल अंडरस्कोर डाउन। ठीक है, अब इसी नाम का एक फंक्शन कहाँ पे बनाएंगे, ये पूरा कॉपी करते हैं।
एक्सेल डाउन। अब आई की वैल्यू पहले ऐसे निकाली थी एक्सेल अप से, अब आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू शीट 4 पहले हम क्या कर रहे थे, नीचे से आके एक्सेल अप कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से A1 से नीचे डाउन कर रहे हैं। तो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे। तो देखो ब्लैंक रो पे अटकेगा सबसे पहले, तो सबसे पहले अटकेगा यहाँ पे शीट 4 डॉट रेंज, इसके अंदर A1 का यूज करा जाता है, डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट रो +1। ठीक है, देखो यहाँ तक तो सब सेम है, एंड तक यहाँ पे एक्सेल अप है, यहाँ पे एक्सेल डाउन है, बस बाकी सब सेम है। तो ये क्या करेगा, ये देगा नंबर 4, और जबकि एक्सेल अप क्या करता, नंबर देता 7, नंबर 7 हमारा करेक्ट है। बट अगर ये नहीं होती रो, तो एक्सेल डाउन हमारा वैसे ही वर्क करता जैसे कि करना चाहिए। पहले हम सही वर्क कराते हैं, फिर गलत वर्क कराते हैं, ठीक है। अब मैं इसको, तनुज लिखा हुआ है यहाँ पे 5वें नंबर पे एक्सेल डाउन पे, यहाँ पे गए, मैंने यहाँ पे कर दिया अनुज, एक्सेल डाउन से वर्क कराया, इसको डन करा, इसने सही वर्क करा हुआ यहाँ पे। ओके, वो सॉरी, शीट का नाम हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो चेंज करते हैं। एक्सेल डाउन पे गया, एक्सेल डाउन पे आया, इसका शीट का क्या नाम है, एक्सेल डाउन का शीट 5, तो हम लिख रहे हैं शीट 5 डॉट रेंज एक्सेल डाउन, ठीक है। शीट 4 की जो है ये आ जाएगा शीट 5, शीट 5 में सारा लिख रहे हैं वो शीट 3 से, ठीक है, ठीक है। बस शीट के नाम चेंज करें, बस हमने इसमें अनुज है, इसको क्लिक करा, डन, तो ये अनुज आ गया। अभी तो सही काम कर रहा है, बट अगर सपोज मैंने बीच में कोई भी लाइन ऐड कर दी, तो उसको आइडियली यहाँ पे देना चाहिए था नया नाम, बट ये क्या करेगा, जो ब्लैंक रो है उसको फिल कर देगा, क्योंकि ये तो एक्सेल डाउन से चल रहा है। अगर मैंने कोई नया नाम दे दिया इसको, तो डाउन वाला क्या कर रहा है, देख रहे हो, ब्लैंक रो उसने फिल कर दिया, ठीक है। और जबकि अगर इसके अंदर एक्सेल अप वाले के अंदर कोई ब्लैंक रो होती, तो ये कहाँ पे ऐड करेगा, तनुज के नीचे, तनुज के यहाँ पे, ये सबमिट पे क्लिक करा, तो ये तनुज के नीचे जो है वहाँ पे करता है। तो ये वाला एक्सेल अप जो है वो सही वर्क करता है, ठीक है। और जबकि ये वाला बीच में ऊपर से चलेगा, तो भाई जो ऊपर से खाली मिलेगी वो। तो जो भी बिजनेस लॉजिक बने, मोस्टली 99% बिजनेस लॉजिक क्या होगा भाई, ऐड तो यहीं पे होगा ना लेटेस्ट वैल्यू। कोई ये तो बॉस कहेगा नहीं भाई जो बीच में खाली हो वहाँ पे कर दियो, वो तो हमेशा कहेगा एक के नीचे एक करते चलो, कोई उड़ जाएगा तो वो एक के नीचे एक ही वैल्यू आएगी, नॉर्मली यही होता है। तो बिजनेस 99% इसी लॉजिक पे वर्क करता है। कोई 1% कोई सिनेरियो ऐसा हो गया जिसमें यहाँ पे जरूरत पड़े, तो वहाँ पे आप एक्सेल डाउन का यूज कर सकते हो। और एक्सेल डाउन का एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, जब पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे ना, जब पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो वो लेगा ही नहीं, कुछ ये ऐड करना पड़ेगा उसको। हाँ, एक्सेल डाउन पर क्लिक करा, देख रहे हो एरर दे दिया। ये एरर क्यों आया, क्योंकि A1 से तो पहले ही चालू होगा, उससे पहले तो A1 से पहले तो एक्सेल में कोई सेल ही नहीं है, और उसमें भी एक्सेल डाउन मार देगा, लास्ट में पहुंच जाएगा वो सीधा। और उसमें भी जब वो +1 करेगा, तो वाली तो सेल यहाँ पे है ही नहीं एक्सेल में, है ना, तो वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। बट अगर हमने इसको
यहाँ पे कुछ भी एक करेक्टर दे दिया और फिर यही वर्क कराया, कोई वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो पहली सेल पे तो वो एरर देगा देगा। तो एक्सेल डाउन का नेगेटिव पॉइंट देख लिया आपने, वर्क कैसे करता है वो भी देख लिया आपने। ठीक है, इसीलिए एक्सेल अप हमारा यूज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये फंडा? ठीक है भैया। अच्छा, अच्छा इस सेशन को 1 मिनट रह रहा है अभी। ठीक है, इसको भी रिकॉर्डिंग पे लगाते हैं और ये राइट और लेफ्ट भी आज खत्म करते हैं। थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये बताओ, इसको आज खत्म करें या नेक्स्ट क्लास में खत्म करें? नेक्स्ट में कर लेना भैया, फिर ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा क्योंकि अभी बच्चे भी नहीं है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, 2 जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हम 4 बजे मिलते हैं अपना एक्सेल की क्लास के लिए। ठीक है, ठीक है आज के लिए भैया। इतना ही करते हैं। ठीक है दोस्त, ओके, थैंक यू।